हेलो फ्रेंड्स, आइए आज माननीय उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बात करें। यह कहाँ दी गई है? क्या सिविल कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति और माननीय उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति दोनों अलग अलग प्रयोग होते हैं कि एक साथ ही होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, सिविल कोर्ट में सीपीसी के तहत 148 से लेके 153 बी में अंतर्निहित शक्तियों की प्रयोग की व्यवस्था की गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतर्निहित शक्ति क्या सिविल मामलों में भी अप्लाई होती है कि नहीं होती है? 482 के तहत आपका आंसर होना चाहिए कि अगर सिविल मामला है, प्योर सिविल मामला है, तो 482 की कार्रवाई लागू नहीं होगी। लेकिन जब सिविल डिस्प्यूट को जानबूझकर आपराधिक शक्ल देकर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता हो तो माननीय उच्च न्यायालय इस कार्रवाई को रद्द कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्निहित शक्ति का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को पूरा करना, न्याय को सुरक्षित करना तथा प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना है। तो यदि इस तरह की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय चुप नहीं बैठेंगे, वे प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी बताना जरूरी है कि यदि प्रकरण 1 जुलाई 2024 से पूर्व का है तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद की है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस 482 के तहत अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उसमें विधि व्यवस्थाएं भी दी गई हैं। आइए आज उसके बारे में भी जाना। इंदर मोहन गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2008 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 482 का दायरा सिविल एवं आपराधिक दोनों मामलों में फैला हुआ है। यह वहां प्रयोग होता है जहां न्याय का गर्भपात हो रहा हो, जहां न्याय का दुरुपयोग हो रहा हो। कोलैंड इसामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल विवाद से उत्पन्न एफआईआर को 482 के तहत तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। अनुपम गोहाई बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली 2024 में माननीय न्यायालय ने कहा है कि यदि मैट्रिमोनियल केस में, यदि वैवाहिक प्रकरण में एफआईआर दर्ज होती है तो 482 के तहत उसे रद्द किया जा सकता है। मामा शैलेंद्र चंद्र बनाम उत्तराखंड राज्य 2024 में माननीय न्यायालय ने कहा है कि संपत्ति विवाद में 482 सीआरपीसी का प्रयोग तब किया जा सकता है जब सिविल प्रकृति के मामलों में आपराधिक प्रकरण बनाकर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा हो। राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि फर्जी एफआईआर और फर्जी चार्जशीट है तो इसको 482 के तहत रद्द किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत 482 पे लागू होता है अथवा नहीं। तंजूर संपत्ति विवाद 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि क्वेसिंग के बाद भी दोबारा याचिका दायर की जाती है तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत अप्लाई होगा 482 के तहत भी। तो दोस्तों, हमने देखा कि सिविल मामलों में, प्योर सिविल मामलों में 482 की कार्रवाई नहीं होती है। यदि सिविल मामलों में आपराधिक पुट हो तो 482 कार्रवाई की जा सकती है। राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है 482 के लिए, उसमें पहला है कि शिकायत की सामग्री विश्वसनीय एवं निर्विवाद हो, यह आरोपों को पूरी तरह खंडित करे, अभियोजन इसका खंडन न कर सके तथा मुकदमा चलाया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो। इसी प्रकार प्रदीप केसरवानी बनाम अन्य 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने के लिए 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय को एफआईआर यदि दुर्भावनापूर्ण है तो उसे रद्द करने में यह सिद्धांत उपयोगी साबित हो सकते हैं। पहला जो है सिद्धांत है साक्ष्यों की उपलब्धता। याचिकाकर्ता को अपने बेगुनाही का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखना होगा। यह सबूत मजबूत साक्ष्य होना चाहिए, जैसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज, आपराधिक आधिकारिक दस्तावेज, उसे प्रस्तुत करके अपना साक्ष्य बताना होगा। और दूसरा है आरोपों में मिलान। एफआईआर को झूठा साबित करने के लिए उसे यह बताना होगा कि मामला किस प्रकार झूठा है। तीसरा सिद्धांत है न्याय का उद्देश्य, जिसमें कहा गया है कि यदि एफआईआर क्वेश नहीं की जाती है, प्रक्रिया चलती है, तो न्यायिक प्रक्रिया का यह दुरुपयोग होगा। उसे लास्ट में यह भी बताना होगा कि कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है
ताकि निर्दोष आदमी को बचाया जा सके तथा दोषी को पनिश किया जा सके। इस प्रकार हमने देखा कि न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने तथा उसके दुरुपयोग को से बचने के लिए माननीय न्यायालय ने बार बार सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 482 में ये लीडिंग रूलिंग है, इसको हम सबको जानना चाहिए। इसी तरह से एक प्रश्न आता है कि क्या एक ही प्रकरण में सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग साथ साथ चल सकते हैं अथवा नहीं? आपका उत्तर होगा हाँ, चल सकते हैं। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक ही तथ्य पर दोनों कार्रवाई समांतर रूप से चलाई जा सकती हैं, बशर्ते आपराधिकता का प्रथम दृष्टया तत्व मौजूद होना चाहिए। जैसे संपत्ति विवाद, अनुबंध विवाद और आपराधिक विवाद जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी एक ही घटना में उत्पन्न होने के कारण इस प्रोसीडिंग को एक साथ चलाया जा सकता है। इस संबंध में स्वरूप रानी बनाम हरिनारायण 2008 में माननीय न्यायालय ने कहा है कि सिविल उपचार आपराधिक अभियोजन को नहीं रोकते हैं। यदि आपराधिकता का तत्व मौजूद हो तो 482 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। विजय लक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2025 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सिविल मामलों में यदि प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा हो, यदि उसमें आपराधिक तत्व जोड़े गए हों, तो उस प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचने के लिए 482 का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों 482 पे एक छोटा सा लेक्चर रहा, आपको कैसा लगा फीडबैक दे के हमें जरूर बताएं। थैंक यू।